नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे बात देवभूमि उत्तराखंड का। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने पीएम को बागेश्वर के प्रसिद्ध ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद भेंट किए। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान निवेश की ग्राउंडिंग के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है और इस कड़ी में 26 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास 26 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद पार्टी अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारी बहुत सारी कमिटीज आ रही है, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी आ रही है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है, हमारे मीडिया प्रभारी आ रही है और 28 को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं। तो पूरा जो अगला हफ्ता है वो उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से काफी हलचल वाला रहने वाला है और यहाँ पर आकर बहुत सारी चीजें तय होंगी, आगे का रोड मैप तय होगा, रणनीति तय होगी, मुद्दे तय होंगे, कैंडिडेट्स तय होंगे और एक बैठकों का एक मैराथन दौर यहाँ पर चलेगा। तो निश्चित रूप से उत्साहित हैं उत्तराखंड के कांग्रेस जन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। दरअसल इस सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि हरक सिंह रावत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे वो पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि हरिद्वार सीट से चाहे हरीश रावत लड़ लें, हरक सिंह रावत लड़ें या खुद राहुल गांधी मैदान में आ जाएं, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। अरे तो पार्टी तय करेगी ना कि इसको लड़ाना है और मैंने पार्टी से कहा भाई कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूं। अगर पार्टी लड़ाती है वो लड़ाएगी तो अच्छा है और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगा तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएंगे तो ये चिंता का विषय था। और लोकतंत्र का पर्व है, सबका स्वागत है। वो हरक सिंह जी हों, हरीश रावत जी हों, और मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से उनको अपने युवराज को लड़ाना चाहिए। तो आए, जनता मन बना चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विजयी बनाना है। और पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, जितने वोटों से पिछली बार हमारे सांसद 5 सीटों में जीते हैं, उससे दुगने वोट से इस बार हमारे सांसद जीतने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता मोदी जी के काम पर और धामी जी के काम पर मोहर लगाने वाली है। अब हरक सिंह जी आए, हरीश रावत जी आए या उनके युवराज आए, साफ है, रिजल्ट सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आने वाली है। प्रदेश कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की भी तैयारियां कर रही है और इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश के मुद्दों को लगातार लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा करण माहरा सैनिकों का सम्मान और उनके प्रकोष्ठ के गठन पर भी ध्यान दे रहे हैं। रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक दल होते ही चुनाव लड़ने के लिए हैं और हमें पता था कि चुनाव होंगे निकाय के, तो ऐसे में हमारी तैयारी पूरी है। हम इन्होंने तो देर कर दी चुनाव कराने में, हम तो दिसंबर के हिसाब से तैयार बैठे थे। तो जो पार्टी दिसंबर के हिसाब से नहा धो के तैयार बैठी है निकाय चुनाव के लिए, उसको आप कभी भी चुनाव के लिए बोलिए, हम हमेशा तत्परता से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में इस बार चुनावी माहौल बहुत गर्मा गया है। चुनावी माहौल गरमाने के पीछे का वजह यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में लगातार पार्टी सजग होकर काम कर रही है। एक तो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा होने वाली नगर निकाय चुनाव को। चूंकि लोकसभा के बाद नगर निकाय चुनाव की बात कही जा रही है, इसलिए
दोनों पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं यदि बात की जाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा एक तीर में दो शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार देहरादून में प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, साथ ही साथ देहरादून के सैनिक परिवारों को एकत्रित कर, यानी कि देहरादून के मुख्य जो परिवार सैनिक परिवारों को एकत्रित करके उनको अपने संगठन में शामिल करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा सेनानी परिवारों के घरों में जाकर चुनाव प्रचार और संगठन से, यानी कि कांग्रेस संगठन से जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ करण माहरा नगर निकाय चुनाव की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी पर जब बात की गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरिमा दसौनी से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल यह तो किसी नेता का एक काम ही होता है कि वो एक तीर में दो शिकार करे, और नेता का काम ही है चुनाव लड़ना, इसलिए चुनाव से घबराने वाली बात नहीं है। और जहां तक बात हुई प्रदेश अध्यक्ष, तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष एक साथ कई काम कर रहे हैं, चाहे वो नगर निकाय चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का आश्वासन उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो नगर निकाय चुनाव के लिए पहले दिसंबर से ही तैयार बैठी हुई है, लेकिन सरकार डर गई और नगर निकाय चुनाव से वो पीछे हट गई। अब देखना यह है कि आगामी नगर निकाय चुनाव, जो संभावना है कि नवंबर में नगर निकाय चुनाव करवाई जाएगी, उसमें जनता किसके सिर पर ताज रखती है। क्या कांग्रेस जो अभी से ताल ठोक कर तैयारी करके बैठी हुई है उसे सर पर ताज सौंपती है, या भाजपा फिर से नगर निकाय चुनाव जीत कर जाती है, तो जनता ही तय करेगी। आने वाला समय ही यह बताएगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और इस कड़ी में नैनीताल लोकसभा चुनाव के लिए समन्वयक बनाए गए हैं। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरिद्वार में नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लोकसभा समन्वयक के समक्ष अपनी राय रखी। तो वहीं लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, हम जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, इस तरह से होती है, क्या करेंगे कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कैंडिडेट हमारा फरवरी 15 से पहले तय हो जाएंगे। किस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा नैनीताल लोकसभा सीट जो है वो तय करने का काम हमारा नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है और वो सारी सोच विचार करके तय करेंगे। क्योंकि ये किस तरह की सीट रही है, परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, और उस सीट पर किस तरह का व्यक्ति आना चाहिए, कौन सीट निकाल सकता है, ये सारी जानकारी लेकर के हमारा हाईकमान तय करेगा। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और अभी दिल्ली में उनको बुलाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को, और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी, और हर 10 बूथ पे एक मंडलम बनाया गया है और उस पे एक प्रभारी भी देना है, ताकि 2 लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जल्द ही अस्पताल में रियल टाइम स्क्रीन को लगाया जाएगा। इस पर सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इमरजेंसी में बेड की स्थिति को लेकर मरीजों को परेशानी होती है और इसको दूर करने के लिए हम रियल टाइम स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी और आईसीयू में बेड की रियल टाइम संख्या का पता लग सके। हाँ, देखिए, बिल्कुल हमारे प्रशासन में हमारे जो प्रिंसिपल सर भी, उनका भी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हम लोग एक इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आकस्मिक विभाग में अपने तैयार कर लें कि जहाँ पर जो हमारे आईसीयूज हैं और जो इमरजेंसी ब्रांचेज के वार्ड हैं उनकी रियल टाइम में बेड स्थिति पता चलती रहे, तो अति शीघ्र आपको ये सुविधा हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में मिल जाएंगी, जिससे मरीज को कोई संशय ना रहे कि आईसीयू में बेड खाली है क्या नहीं। कई बार इसको लेकर बहुत हम लोग को भी बड़ी
प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भले ही दिन में चटक धूप खिल रही हो, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दूर तक विजिबिलिटी काफी रही। तो वहीं घने कोहरे और ठंड को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर में सभी नगर निगम के अधिकारियों को अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। में हमारे अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था, कोई बाहर खुले में ना सोए। एसडीएम्स और नगर एक्टिव से मैंने कहा राउंड भी ले शाम को एक बार, अगर कोई खुले में है उनको बताएं कि रैन बसेरा कहाँ पे है। उचित जगहों पे अलाव जले, जो कि जल भी रहा है। और पहाड़ों में जो बर्फबारी की स्थिति में हमें तैयारियां करनी होती हैं, चाहे सड़क खोलने को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, राशन को लेके हो, इसके तो पूर्व में निर्देश हो गए थे। उसकी तैयारियां डिपार्टमेंट्स ने करी हुई हैं और हिमपात की स्थिति में हम लोग तैयारी जो हमें हमारी है उसके अनुसार हम कार्रवाई करें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में देश का माहौल राममयी हो चुका है। पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में श्री राम का एक ऐसा मंदिर है जहां प्रभु राम माता सीता और लवकुश के साथ विराजमान हैं। इस सीतावनी मंदिर का आध्यात्मिक रूप से जितना महत्व है, उनका उतना ही आस्था का प्रतीक भी माना ही जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीतावनी मंदिर त्रेता युग से अपनी पहचान बनाए हुए है। तो ये अच्छी पहल है और हम सरकार का इस निर्णय का, अगर सरकार जो है सीतावनी पर्वत कंजर्वेशन को अगर सीतावनी कंजर्वेशन के नाम से अगर घोषित करती है तो हम उसका जो है स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर यह धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा निर्णय है। यहाँ पर यह है कि धोबी जी का जब सीता जी को जब दूसरी बार वनवास हुआ था, तब यहाँ पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे अयोध्या। और यहाँ मंदिर के अंदर में यह है कि सीता जी ने महादेव की पूजा की थी, तब यहाँ पर ये शंभु जो है, ये जमीन शंभु है, प्राकृतिक शंभु बोला जाता है। और मंदिर जो है 2000 साल 3000 साल पुराना मंदिर है। ये आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मंदिर ये। और कोई भी यहाँ पर कार्य होते तो केंद्र सरकार से ही जो बजट आता है उसी के द्वारा यहाँ पर ये मतलब कोई भी चीज यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है ना, तो सब केंद्र सरकार से होता है। धाराओं का महत्व यह है कि यहाँ पर वर्षों भर धारा चलती रहती है और यहाँ पर गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में एकदम गुनगुना पानी, गर्म पानी। और पहाड़ियों से की तरह से ये पानी यहाँ पर स्रोत द्वारा आ रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार की कोशिशें लगातार रंग ला रही हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले एक साल में बेरोजगारी दर 3.5% की गिरावट आई है और इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले एक साल में बेरोजगारी दर 3.5% की गिरावट इसमें आई है। इसी के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। धामी सरकार निरंतर प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने हाल ही में इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया, जिसमें करीब 3.56 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। जो है ये काम हुआ है और जो विपक्ष के लोग बार बार चिल्ला रहे थे बेरोजगारी को लेकर, पूरे देश में हंगामा काट रहे थे, ये उनके मुंह पर उत्तराखंड ने करारा तमाचा मारा है। उत्तराखंड में 3.5% जो है बेरोजगारी दर कम हुई है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। जिस प्रकार लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी जी संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है। आप देखिए उन्होंने जो है तीर्थाटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने पर्यटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने राफ्टिंग तक स्वयं की कई किलोमीटर तक चलकर, ताकि जो है इसमें पर्यटकों को बढ़ावा मिले और युवा स्वरोजगार को जो है अपना सकें। वो लगातार होम स्टे में जाकर ठहरते हैं। ऐसे अनेकों अनेक जो है उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इसी के कारण जो है ये बेरोजगारी दर घटी है और हमारे युवा लगातार जो है उस प्रदेश में अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं और रोजगार उनको मिल रहा है। प्रदेश में युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के साथ ही अधिकारियों की भर्ती मामले में धामी सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया। UKPSC का दावा है कि एक साल के कार्यकाल में ही धामी सरकार ने 6,635 भर्तियां की, जबकि पिछले 22 सालों में केवल 6,869 भर्तियां ही हो पाई। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश सरकार ने
3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, जिसे अब धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के 13 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। NSO रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में कमी आई है और वह दर अब 3.5% रह गई है। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम अब रंग लेती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए शानदार रोड मैप तैयार कर रही है और उस पर काम कर रही है। साथ ही इन्वेस्टर समिट के जरिए पूंजी निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, तो लाखों की संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साधु संतों में सोशल मीडिया का क्रेज। मॉडर्न इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप। लाखों की संख्या में साधु संतों के फॉलोअर्स। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, जिसके जरिए साधु संत भक्तों, अनुयायियों से जुड़ते हैं, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। साधु संत इसे आधुनिक समय का सबसे अच्छा माध्यम बताते हैं। असल में क्या है कि आज के युग में ये सबसे अच्छी सुविधा है, कम टाइम में हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। तो इसकी सुविधा बहुत है, ये विज्ञान की सबसे सुंदर देन है। पर इसकी उपयोगिता जब हमारे नवयुवक पीढ़ी के हाथ लगते हैं और उन्हें अपना गोल पता नहीं होता और वो थोड़े सी खुशी के लिए इसको गलत यूज भी करते हैं और इससे लोगों का नुकसान भी होता है। पर जब यही सोशल मीडिया साधुओं के हाथ लगती है तो संस्कार देने का काम करती है, समाज में जन जागृति का काम करती है, तो ये बहुत अच्छा है सोशल मीडिया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाशानंद के YouTube अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्हें स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं। आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी हरिचेतनानंद और स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का नाम भी शामिल है। सभी दर्शकों को कि वो सभी मुझे इसलिए लायक करते हैं कि मैं अनुष्ठान का साधु हूँ, महात्मा हूँ और साधक हूँ। संत का जो कार्य है उसको करने के कारण वो हमें लाइक करते हैं, हमें फॉलो करते हैं और हमें वो देखते हैं। मुझे लगता है कि आज भी उन भक्तजनों को, आज भी उन दर्शकों को वो चीज लायक होता है जब उनको रियलिटी में, असल में दिखाई पड़े कि कोई व्यक्ति सच में कार्य कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारा नवरात्र की साधना थी, हमारे सावन के साधना थे, हमारे जो अपने प्रवचन होते हैं, वो एक एक दिन में हमने कहा ना आपको 15-15 मिलियन चला जाता है और बिना खर्च किए 1 रुपया आज तक हमने कभी कृष्णानंद को सोशल मीडिया के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूंगा अन्य लोगों को भी कि आप ऑर्गेनिक बनो, निस्संदेह आपको पसंद करेंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन और शौक का साधन माना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लिहाजा साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से कोयले की मांग की है। दरअसल सीएम की तरफ से 1000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी के इस कदम का समर्थन किया। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि एक अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री ने कोयले की मांग की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और उसके आधार पर बिजली की खपत और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री ने कोयले की मांग करी है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस चीज के लिए भी कवायद करते कि जो बिजली उत्पादन यहाँ के नदियों से उत्तराखंड में हो रहा है उसका केवल 12% क्यों मिल रहा है उत्तराखंड वासियों को। सारी बिजली आप सोचिए, अगर केवल हमको 12 मिल रहा है तो 88% जो बिजली उत्पादन उत्तराखंड कर रहा है अपनी नदियों का दोहन करके वो बाहरी प्रदेशों को जा रही है। अगर इतनी ही कसरत मुख्यमंत्री अपना अधिकार मांगने के लिए भी करते, केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखते, या यूपी और दिल्ली जिसको हमारी बिजली बड़े स्तर पर जा रही है वहां से उनके साथ बातचीत करते, तो शायद उत्तराखंड को ज्यादा लाभ होता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।